अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शामी साहब से आज हमने जिन चीज़ों पर नुक्ता नज़र लेना है इनका वो है, उसमें सबसे पहले इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मियाँ वाली में जो मुश्किलात उन्हें पेश आ रही हैं, और फिर इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जमातों ने अक्सरियत यानी ANP ने, जमात इस्लामी ने और PMLN ने और PTI ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। और फिर एक बहुत ही अहम खबर कि किस तरह पुरानी गाड़ियों की दरामद कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रही है। शाम साहब, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को मियाँ वाली में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मियाँ वाली के दो हलके हैं कौमी असम्बली के जी। 1970 से लेके आज तक दो ही हलके चले आ रहे हैं। ठीक है। दो उम्मीदवार वहाँ यानी दो अरकान वहाँ से मुंतखब होते हैं कौमी असम्बली के। ठीक है। इस वक्त जो उनका नंबर है वो 71 और 72, NA 71 और 72। जी। अब ये 72 जो है उसका मामला पड़ा हुआ है। 71 में खुद इमरान खान उम्मीदवार हैं। ठीक है। ठीक है। तो 72 में उम्मीदवार थे दरखास्त जिन्होंने दी इनामुल्ला खान नियाजी, जी, जो चचाजाद भाई हैं इमरान खान साहब के। अच्छा। और इमरान खान साहब के जो बहनोई हैं हफीजुल्लाह खान नियाजी, जी, उनके छोटे भाई भी हैं। ठीक है। और ये वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पंजाब असम्बली के मेंबर भी रहे। जी बिल्कुल। और कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा, लेकर मुंतखब नहीं हुए। जी बिल्कुल। और ये जो नशस्त है ना 72 की, जी, इसमें नियाजी कबीला जो है ना पठानों की बड़ी तादाद है वहाँ। ठीक है। और नियाजी कबीला वहाँ मौजूद है। जी। अब उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जिनको हम पंजाबी में गोत कहते हैं। अच्छा। तो अब इमरान खान साहब और इनामुल्ला खान साहब, इनकी शर्मान खेल है ये। अच्छा। और जो हमें अभी अब्दुल्ला खान रोकड़ी मरहूम जो थे, जी जी, अब जिनके उमर हयात रोकड़ी जो है इलेक्शन लड़ते हैं और कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे इनामुल्ला के मुकाबले में, वो भी नियाजी हैं। लेकिन रोकड़ी उनको इस तरह कहते थे कि उनका गांव रोकड़ी है। अच्छा। उसके हवाले से वो रोकड़ी मशहूर हो, यानी कजन्स हैं सारे आपस में। जी। फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, फोर्थ कजन, फिफ्थ ठीक कजन। है। यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। वो है समंद खेल। ठीक है। और ये जो है ना अमजद खान नियाजी, ये डॉक्टर शेर अफगन खान नियाजी के बेटे हैं। बिल्कुल। और ये भी नियाजी हैं और वत्ता खेल। अच्छा, इमरान खान के बताया आपने शरमान खेल। शरमान खेल। ठीक है। और ये अमजद खान वत्ता खेल। और जो अमीर अब्दुल्ला रोकड़ी का खानदान जो मरहूम का, जी जी, वो है समंद खेल। अच्छा। और ठीक है। इस इलाके में एक तादाद जो है अच्छी खासी, वो बलोचों की भी पाई जाती है। अच्छा। उनको बलोच पठान कहते हैं। और वहाँ मियाँ वाली की जुबान में उनको बलच पठान। अच्छा। बलच पठान। अच्छा। ठीक है ना, बलोच को बिलच बोलते हैं। ठीक है। और उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। फिर जाट भी मौजूद है। अच्छा। और उनका भी खासा असर और रसूख है। ठीक है। उनमें जोये हैं और बच्चर हैं। अच्छा। तो ये इस हलके की तश्कील। अब इसमें जो न्याजी पठान हैं, जी, उनकी बड़ी तादाद, भारी तादाद है यहाँ। ठीक है। लेकिन क्योंकि इस कबीले के 2-3 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनके वोट आपस में तकसीम हो जाते हैं। ठीक। जो दूसरी बरादरियों के साथ अलायंस कर ले वो जीत जाता है। अच्छा, यानी जो बच्चर्स और जोयाज के साथ मिल जाए, हाँ जी, वो जीत जाएगा। या जाटों के साथ जी, या इधर पठानों के साथ, ठीक है, दूसरे बलोच पठानों के साथ, अगर उनका पैचअप हो जाए, अगर उनका कोलिशन बन जाए, जो आदमी ज्यादा अच्छी कोलिशन बना लेगा वो जीत जाएगा। राइट। अच्छा, अब इनामुल्ला खान नियाजी जो हैं, ये इस वक्त मुंतखब हुए हैं सीनियर नायब सदर, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बिल्कुल। और इससे पहले ये पंजाब मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर थे। ठीक है। जुल्फकार खोसा साहब के नायब। अच्छा। ठीक है। अब हुआ ये कि जो 2008 का इलेक्शन है वो ये जीत नहीं सके, एज ये MNA के टिकट जी। और लेकिन वो कोई बड़ा मामूली फर्क है कि मैं चंद 100 वोटों का फर्क होगा जी, जिससे ये हारे हैं। जी, NA 72 में तो बहुत थिन मार्जिन के साथ ही जी। अब वहां जीते उमैर हयात रोकड़ी। अब वो जीत गए, तो जीतने के बाद
मुस्लिम लीग नून से उनका मामला हो गया। ठीक है। ठीक, इस पर इनामुल्लाह नियाजी से बरफरोख्ता हो गए। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून के और उनके दरमियान एक दरार आ गई। अच्छा, यानी इनके छोड़ने की वजह इमरान खान की मोहब्बत नहीं थी? यानी वो पहली बुनियादी बात, मोहब्बत अच्छा। उसमें भी आ जाती, बाद में आती। अच्छा, ठीक है। तो अब ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब से इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात, नवाज शरीफ साहब के ये जयाले थे। अच्छा। और परवेज मुशर्रफ के दौर में इन्होंने बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ अपना परचम बुलंद रखा मुस्लिम लीग नून का। अच्छा। और 1 इंच पीछे नहीं हटे अपने मौकफ से। ठीक है। अब जब उमैर हयात रोकड़ी शामिल हुए जी। उनको ये नागवार गुजरा। ठीक है। जब नागवार गुजरा तो उन्होंने एहतजाज किया होगा। अब मुस्लिम लीग नून ने उनको कहा कि आप सेनेट में चले जाएं। अच्छा। उनको सेनेट की टिकट उन्होंने ऑफर की। अच्छा, यानी इतना कद काट था हाँ इसका। जी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं सेनेटर नहीं बनूंगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है ना जी। ये हम लोगों को यहां अंदाजा नहीं है शहरों में बैठकर। ये अच्छा। गांव में तो आप समझिए कि ये एक जायदाद होती है बस। अच्छा। जिसके लिए आदमी जो है बहुत कुछ कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। जिंदगी, मौत, हाँ, पैसा। और आपको याद होगा कि हमारे जो उकाड़े में जी। और उकाड़ा कसूर की जो निशस्त थी जी। जिसपे अजीमुद्दीन जाहिद साहब जो थे वो इलेक्शन लड़े थे, मुस्लिम लीग नून के पुराने खिदमत गुजार जी जी। मौलाना मोइनुद्दीन लखवी के बेटे। ठीक है। और उनका बड़ा असर और रसूख है वहां। लेकिन ये अभी जो ज़िमनी इंतखाब हुआ उसमें मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट न दिया। अच्छा। और एक दूसरे साहब को अपना उम्मीदवार बना लिया। ठीक है। उनको इस पे बड़ा गुस्सा था, फिर उन्होंने सीट ओपन छोड़ दी। लेकिन और वो चंद सौ, वो भी सारे रात गिनती होती रही। अच्छा। कभी वो 50 ऊपर, कभी वो 50 ऊपर, बिल आखिर अजीमुद्दीन जाहिद हार गए। अच्छा। कोई 100-150 वोटों से। उनको भी नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने ये ऑफर की थी कि आप इस इलेक्शन में यहां हिस्सा न लें, आप सेनेटर बन जाएं। अच्छा। उन्होंने भी इनकार कर दिया कि मैं सेनेटर नहीं बनूंगा, हल्का नहीं छोड़ूंगा। वाह। और अब वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो चुके हैं। ठीक है। क्योंकि वो खुर्शीद कसूरी साहब, सरदार आसिफ अहमद अली साहब पीटीआई में शामिल हो गए, जी। उनका रास्ता बंद करके बैठे थे। ठीक है। तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में अब इलेक्शन लड़ेंगे धड़ल्ले के साथ। हल्का नहीं छोड़ना। यह है हल्के की अहमियत। अच्छा। ये लोग जो हैं जो हल्का जाति पॉलिटिक्स करते हैं ना, जी। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लीडर है ना, वो कहता है हार जाएं, ठीक है, अपने धड़े का साथ देंगे, अपनी सपोर्ट को इंटैक्ट रखेंगे और इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। शाम साहब, एक वक्त हो गया ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि मियां वाली के हलकों में अब क्या होने जा रहा है, क्या क्या मूवमेंट्स होंगी और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी उन पर भी बात होगी। अब देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही है पीटीआई और मियां वाली के हवाले से। शामी साहब, पार्टी इंतखाबात हुए, पार्टी डिसिप्लिन होता है एक, और उस पे अगर आपको टिकट ना मिले आप पार्टी छोड़ने की बातें करें, दूर जाएं। वो तो अभी बात करते हैं ना, अभी पार्टी छोड़ी नहीं है उन्होंने। अच्छा। मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले इनामुल्ला खान से। ठीक है। उन्होंने कहा मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है, मैं अपील कर रहा हूं इस फैसले के खिलाफ। अच्छा। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने। ठीक है। उनके बड़े भाई जो हैं सईदुल्ला खान नियाजी जी, वो बहुत जज्बाती आदमी है और बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। ठीक है। और हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब से भी मैंने पूछा, हाँ। उन्होंने कहा मैं तो पीटीआई में शामिल ही नहीं हूं, तो छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा। अब वो मेंबर नहीं है पीटीआई के, अच्छा, बाकायदा। अच्छा, ठीक है। वो हमारे सज्जाद मीर साहब उनको कहा करते हैं कि ये मेंबर इन लॉ है क्योंकि बहनों ही है ना। जी बिल्कुल। इमरान खान साहब जी, के। जी। तो मेंबर इन लॉ तो वो है, मेंबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए इनामुल्लाह साहब जो है ना, ये 1997 में एमएनए भी इलेक्ट हो चुके हैं यहां से। अच्छा। ठीक है। और 1993 में ये एमपीए थे। ठीक है। ठीक है ना। तो ये अब जो 2008 का इंतखाब है, अब देखिए वो लड़ा है उमैर हयात खान ने भी, जी बिल्कुल, इनामुल्लाह खान ने भी और डॉक्टर शेरफ नियाजी साहब बिल्कुल। ठीक है। और उसमें इन सबके वोटों में 2-3 हजार का फर्क है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर इनामुल्लाह है, दूसरे नंबर पर शेर अफगन है,
पहले नंबर पर उमैर हयात है। बिल्कुल ऐसी। तो 3 न्याजियों के दरमियान वोट तकसीम हुए हैं और 2-2, 3-3 हजार वोटों के फर्क से वो नीचे ऊपर हुए हैं। ठीक है। अब इनामुल्लाह खान न्याजी जो है, बल्कि दिलचस्प बात है शामी साहब, तीनों शरमान खेल, वत्ता खेल, समंद खेल, हाँ जी, तीनों आमने सामने थे। हाँ जी। अच्छा। तो ये असल में जो पठानों में ये जो कजन्स होते हैं ना, इनके मसाइल बड़े दिलचस्प होते हैं। इनके यहाँ आमतौर पर एक दूसरे को रास्ता कम ही दिया जाता है। ठीक है। लेकिन बहरहाल ये जो देखिए, जो सिख है और हिंदू है ना, सिखों में तो चचाजाद और तायाजाद जो है ना, वो सगे भाइयों की तरह समझे जाते हैं। अच्छा। और यहूदियों में भी अच्छा, सगे भाइयों की तरह समझे जाते हैं, चचा ताया की औलाद जो है। तो उनके यहाँ शादी भी नहीं होती। अच्छा अच्छा। चचा ताया के बच्चों में आपस में। तो हमारे यहाँ तो शादी होती है, लेकिन और पठानों के यहाँ भी होती है। हमारे यहाँ हम सब मुसलमान हैं, पठानों में बरादरान यूसुफ हो जाते हैं, यूसुफ भी बन जाते हैं जी। और पंजाबियों में भी कमी नहीं है। अब इस तरह क्या कहना। अच्छा, अब ये जो इनामुल्लाह खान साहब हैं, चंद रोज पहले ये मियाँ वाली में जो जलसा हुआ है ना इमरान खान, बिल्कुल, वो जनाब अमजद खान ने तलब किया था या उनकी दावत पे हुआ था। ठीक है। इमरान खान साहब गए मियाँ वाली खास तौर पर, बिल्कुल, और उन्होंने शामिल कर लिया अमजद खान न्याजी को अपनी जमात में। ठीक है। गोया इनामुल्लाह न्याजी साहब से वो बहुत जूनियर हो गए पार्टी में। दुरुस्त। ठीक है ना। इनामुल्लाह न्याजी साहब जो है 30 अक्टूबर के जलसे के बाद उस इमरान खान साहब ने मियाँ वाली जाकर सईदुल्लाह खान से और अपने जो बरादरी के दूसरे लोग हैं बड़े, उनसे यह कहा था कि भाई इनामुल्लाह खान से कहें कि अब हमारी पार्टी में आ जाए। अच्छा। तो इनामुल्लाह खान तो पहले ही मुस्लिम लीग नून से रूठे हुए थे। ठीक है। अब ये जो मामला सामने आया पीटीआई का, तो इसमें शामिल हो गए। ठीक। तो ये अब सूरत थी। अच्छा, अब इनामुल्लाह खान ने 2 अरकान जो थे, जो कैंडिडेट हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो शामिल किए पीटीआई में। अच्छा। एक इनमें सब्तैन खान है, ठीक है, जो बिलच पठान है। अच्छा। दूसरे अहमद खान बच्चर हैं, अच्छा, जो जाट हैं। ठीक है। ये जेयूपी से इनका ताल्लुक है और जेयूपी के बहुत मतलब यानी पीरी मुरीदी के बड़े मामलात हैं। हाँ। क्योंकि जेयूपी जो पीरों का भी असर है ना, बिल्कुल, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जेयूपी की कुछ पॉकेट्स भी मौजूद है। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से इनामुल्लाह खान ने इन 2 अफराद को शामिल करके एक अपना कोलिशन बना ली कि एमएनए वो होंगे और नीचे 2 एमपी होंगे। इंश्योर कर लिए तो सीट आम तौर पर एक एमएनए के नीचे 2 एमपीए आते हैं। ठीक है। कभी 2.5 हो जाते हैं, कभी 1.25 भी हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता। तो अब वो अपनी जगह मुतमईन बैठे थे। उनके बारे में ये खबर उड़ गई कि वो हैं डिफॉल्टर बैंकों के, इनामुल्लाह साहब। इनामुल्लाह खान। अब इससे पीटीआई के अंदर भी ये ख्याल पैदा हुआ कि वो तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो कोई दूसरा उम्मीदवार तलाश किया जाए। अब जब इनामुल्लाह खान के सामने ये बात आई, उन्होंने कहा मैं डिफॉल्टर नहीं हूं, और मैंने तो एक पर्सनल गारंटी दी थी अपने भाई की, अगर जब तक वो नहीं डिफॉल्टर होता, उसका मामला नहीं होता, मैं डिफॉल्टर नहीं हो सकता। इसमें हाई कोर्ट के फैसले हैं। हाँ। जब उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपने कागजात दाखिल कराए, तो हमारे जो हामिद खान साहब हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के हैं, उन्होंने सारे कागजात नामजदगी को खूब जांचा परखा। ठीक है। जिनकी डुअल नेशनलिटी थी, जो फौजिया कसूरी, उनकी डुअल नेशनलिटी थी। ठीक है। उनको उन्होंने उनके कागजात रद्द कर दिए, क्योंकि जो इलेक्शन के लॉज हैं उनके तहत पार्टी का ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता डुअल नेशनलिटी होल्डर। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। और उन्होंने इनको भी कहा कि जनाब आप तो डिफॉल्टर हैं। उन्होंने कहा मैं तो नहीं। उन्होंने अपने कागजात दिखाए, वो बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने देखे और उन्होंने फिर उनके कागजात कबूल कर लिए, उन्हें मुस्तरद नहीं किया। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। अब एक तरफ तो इनामुल्लाह खान साहब के जो पार्टी के अंदर कुछ मुखालिफ लोग होंगे, या ये समझ रहे होंगे इनकी जगह को दूसरा उम्मीदवार तलाश किया जाए, वो अमजद खान पर नजर टिका के बैठ गए। ठीक है। और दूसरी तरफ इनामुल्लाह खान जो है वो समझते रहे कि मैं तो डिफॉल्टर नहीं हूं। ठीक है। इस तरह से ये मामला जो है, पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, पख्ता चला गया। अच्छा। यानी गर्म होता गया। ठीक है। अब जब उसके बाद फिर और मामला को आगे बढ़े, तो अब ये हुआ कि टिकट पीटीआई ने अमजद खान को दे दिया, और अब नीचे वो कोलिशन जो थी इनामुल्लाह की वही रही। अच्छा। सिफ्तैन खान और अहमद खान बच्चर,
ठीक है। दोनों एमपीए रहेंगे, उनके टिकट उनको मिल गए हैं अच्छा, और ऊपर से टिकट उनको मिल गया है। ठीक। अब इससे एक न्याजी कबीला जो है, हाँ ये तो सारे जो है ना, क्या है, शरमान खेल है ना, जी जी, दोनों कजन्स है ना, बिल्कुल। ताए चचा के बेटे भी हैं, हाँ। फिर बहनों भी हैं, तो हफीजुल्ला तो बड़ी करीबी रिश्तेदारी है ना। ठीक है। तो अब एक तो ये तरीका हो सकता था कि ये सीट ओपन छोड़ दी जाती, हाँ जैसे अभी आप देखिए कि मुस्लिम लीग काफ में और पीपल्स पार्टी में मामला पड़ा हुआ है, जो एक हल्का नंबर 105 है, बिल्कुल। और उसमें अहमद मुख्तार साहब भी खड़े हैं और चौधरी परवेज अलाई साहब भी खड़े हैं। और मेरे हुजूर ने मुझे बताया कि वो जो अहमद मुख्तार साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस सीट से हट जाता हूं, तो पीपल्स पार्टी ने कहा आप सेनेट का हम आपको टिकट दे देंगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा मुझे सेनेट का टिकट दे दिया जाए और मेरी अहलिया को जो स्पेशल सीट है ख्वातीन की वो दे दी जाए, ठीक है। तो मैं चौधरी परवेज अलाई के मुकाबले में हट जाता हूं। ठीक। चौधरी परवेज अलाई साहब ने कहा नहीं जी, आप अपने हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ लें। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। अब आखिरी खबरें आने तक हाँ, ये उन्होंने सीट ओपन छोड़ दी है, और दोनों आमने सामने होंगे। दोनों आमने सामने होंगे। इस पे टिकट कोई, दोनों जमातों का टिकट होल्डर कोई भी नहीं होगा, समझे आप, अपनी अपनी जमात का टिकट होगा, ठीक है। वो मुत्तफिका उम्मीदवार नहीं होंगे। और इस तरीके से जब जीतेंगे तो फिर देख लेंगे। हाँ, और ये जो सीट है, इस पर पहले चौधरी शुजात हुसैन ने इलेक्शन लड़ा था और शिकस्त खाई थी अहमद मुख्तार साहब के मुकाबले में, और वो भी कोई 7-8 हजार वोटों का फर्क था। उसके बाद चौधरी साहब को सेनेट का टिकट मिल गया, वो सेनेटर हो गए। ठीक। अब चौधरी साहब की जगह दूसरे चौधरी आ गए हैं, चौधरी परवेज अलाई। ठीक है उधर जो नजर गोंदल साहब हैं, वो एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। उनके नीचे जो सीट है ना सूबाई असम्बली की, वो दे दी है उन्होंने जनाब हमारे मुन्नस अलाई साहब को। अच्छा, तो मुन्नस अलाई साहब के बारे में मुझे ये मालूम हुआ है कि 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे सूबाई असम्बली का। अच्छा, एक नशिस्त तो वो है जो उनकी अब है, जिसपे आप, और दूसरी नशिस्त जो होगी नजर गोंदल के पीछे नीचे लड़ेंगे। अच्छा, इस तरह नजर गोंदल समझेंगे कि उनकी पोजीशन मजबूत हो गई, ठीक है। तो ये ओपन सीटें भी छोड़ दी जाती हैं। हाँ, अब ये सीट ओपन छोड़ दी जाती तो ज्यादा बेहतर होता, और ना ये खलफशार पार्टी में होता ना घर में होता। अच्छा शामी साहब, अब इसका नुकसान पीटीआई को तो होगा, वो हो सकता है NA-71 में भी हो जाए, जहां पे खुद इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे अभी हैं। तो ये है कि अब वो अपील करेंगे। अच्छा, अगर अपील उनकी सुनी जाती है, या टिकट बदल दिया जाता है, या इसको ओपन छोड़ दिया जाता है, तो फिर और सूरत हाल होगी। ठीक है। और अगर टिकट जो है अमजद खान न्याजी साहब के पास रहा, फिर सूरत हाल और होगी। और एन मुमकिन है इनामुल्लाह न्याजी के घर फिर PMLN वाले पहुंचे हों। हाँ, पहुंच सकते हैं और नहीं भी पहुंच सकते। ठीक है। क्योंकि इनामुल्लाह न्याजी साहब बड़े जोशीले शख्स हैं। अच्छा, जब वो किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो वो भी टूट के करते हैं। अच्छा। और जब किसकी मुखालफत करते हैं तो कोशिश करते हैं दूसरा टूट जाए। साहब वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, इमरान खान के हल्के की बात हो रही है, जो NA-71 और 72। 71 तो उनका हल्का है, 72 दूसरा का हल्का अच्छा, जो हमारे जावेद हाशमी 71 पे बात करेंगे बाद में। चले, तो जो हमारे उनके जावेद हाशमी साहब हैं, जावेद हाशमी साहब जो हैं, कल शाम तक तो मुतज़ब्ज़ब थे अच्छा, कि 2 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़े कि ना लड़े। अच्छा, उनकी पार्टी में बहुत से लोग कह रहे थे कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़े, कई कह रहे थे रावलपिंडी से लड़े, फिर जेलम से भी लड़े, ठीक है, और कई कह रहे थे पेशावर से इलेक्शन लड़े। अच्छा, मगर एक तो उनकी सेहत जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देती, दूसरे उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा पाँव फैलाने की जरूरत नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक ही नशिस्त पर इलेक्शन लड़ूंगा, और वो मुल्तान की होगी। तो कागजात नामजदगी आज से उन्होंने दाखिल करा दी है, NA-148 वह जो भी है जी। अच्छा, उसी से लड़ेंगे। अच्छा, अब पेशावर जो है उसमें तो अब अपने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, बिल्कुल, सारी जमातों ने तकरीबन। जी। अब देखना यह होगा, देखिए जो ANP है उसने तो साफ कह दिया था कि पीपल्स पार्टी से हमारा कोई इलेक्शन अलायंस नहीं होगा, और 2008 के इलेक्शन में भी उनका इलेक्शन से पहले अलायंस नहीं था, इलेक्शन के बाद हुआ। ठीक है, इलेक्शन अपना अपना लड़ेंगे,
और एएनपी की जो हुकूमत है और जो उसके वजीर आला हैं अमीर हैदर होती, उनके बारे में मैंने बहुत सी गुफ्तगू की है अपने दोस्तों से। वहां उन्होंने बहुत सा काम किया है, वहां अच्छा, बड़े तरक्याती काम किए हैं, ठीक है। और तालीमी मैदान में भी काम किया है, तरक्याती काम भी किए हैं, और उसके बल पर वो अपने वोटर्स के पास जाएंगे। लेकिन परसेप्शन एएनपी का थोड़ा सा, हाँ, यहां हम समझते हैं जी, कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये दूर दूर से डोल ठाने होते हैं जी, लेकिन हमें कुछ दूर के डोल के बजाय यहाँ सुहाने नहीं, वो कुछ और लग रहे हैं। ठीक है। हकीकत जो है, कई मेरे दोस्तों ने कहा जो एएनपी के मुखालिफ भी हैं, वो कहते हैं एएनपी ने बड़ा काम किया है वहां। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह कि अब जो नशिस्तें हैं जमात इस्लामी, पीटीआई जी, और इनके दरमियान एडजस्टमेंट होने का फैसला किया गया था, ऐलान किया गया था। ये यहां लाहौर में भी, पंजाब में भी किया गया था, क्योंकि पीटीआई ने यह कहा जमात इस्लामी से कि आप नेशनल सतह पे हमसे मामला करें, पंजाब केपी के सारी जगह अलग अलग नहीं। कुछ लोगों की राय थी जमात इस्लामी में कि अलग अलग मामला किया जाए लोकल लेवल पर। ठीक है। अब यहां जो 126 हल्का है, जो रवायती तौर पर लियाकत बलोच साहब का हल्का है, अभी तो उमर सोहेल ज़िया जो है वो उसमें है ना, सोहेल ज़िया भट्ट साहब के नौजवान जो है पीएमएलएन की तरफ से उन्हीं जैसे पप्पू से, तो वो अब काला कोट पहनते हैं, बस उनमें और अपने अब्बे में ये फर्क है। अच्छा, तो अब अब्बे ने चोगा पहन लिया है, बेटा कोट पहनता है। लेकिन खाने के मामले में मैंने सुना माशाल्लाह एक जैसे हैं दोनों, माशाल्लाह। अब वो जो हल्का है वो लियाकत बलोच साहब की नजर होती है जी। वो यहां से एमएनए रह चुके हैं, 85 में भी इलेक्ट हुए थे, मुस्लिम लीग आईजीआई के तौर पर भी इलेक्ट हुए थे। हाँ। तो 2 दफा मेरा ख्याल यहां से वो एमएनए हुए हैं, और जमात इस्लामी की उस पर खासी नजर है। ठीक है। अब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि 126 में वो इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, उधर जो NA1 है पेशावर की जी, उसमें गुलाम अहमद बल्लौर उम्मीदवार हैं, और उसमें जो जमात इस्लामी के शब्बीर खान साहब है उनकी भी नजर है। उनकी भी नजर। ये रवायती हल्का जो है वो पेशावर का हल्का है मेरा ख्याल। अब यहां से भी इमरान खान साहब का ऐलान हुआ है कि कागजात नामजदगी दाखिल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखने की बात यह है कि कागजात नामजदगी तो दाखिल हो रहे हैं, क्या ये एडजस्टमेंट के बाद वापस ले लिए जाएंगे या सीरियसली ये इलेक्शन वहां से लड़ना है? सब कौमी सतह के लीडर के कागजात जब वापस लेंगे तो अजीब सा नहीं एडजस्टमेंट होने के बाद ही लेंगे ना वापस। हाँ, अच्छा। रास्ता तो खुला रखना चाहिए ना। ठीक है। लेकिन लीडर को सोच समझ के कागज वहां दाखिल कराने चाहिए। हाँ। ये बात इंतजार कर लेते। मगर अब ये है कि जमात इस्लामी के अंदर भी एक ऐसी मजबूत लॉबी मौजूद है जो ये कह रही है कि हमें मामला करना चाहिए मौलाना फजलुर रहमान से, केपीके में। हाँ। और फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी मिल जाएं तो इन पे शर्त लगाई जा सकती है, फिर विनिंग बन जाते हैं घोड़े। अच्छा। और फिर साथ ही वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून से मामला करें, फजलुर रहमान साहब के साथ मुस्लिम लीग नून से भी मामला हो जाएगा। ठीक है। पंजाब में भी और सिंध में और सरहद में भी ये, और सिंध में तो मेरा लगता है कराची की हद तक तो कोई शायद बड़ा अलायंस बन जाए उनके खिलाफ। हाँ। तो बहरहाल ये सूरत चल रही है। अब देखना पड़ेगा जब तक विड्रॉल होगा जी कैंडिडेट्स का, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन तो कराची में तो कह रहे हैं पीटीआई अभी तक गुमगो का शिकार है। कराची में तो पीटीआई के पास कोई यानी बहुत ज्यादा यानी उम्मीदवार भी नहीं है सच। हैं लोग होंगे जरूर, नौजवान जोश जज्बे में भरे हुए, लेकिन एमकेएम की वहां ज्यादा बड़ी हैसियत है। ठीक है। और आप ये देखें कि अब ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये कोई आसान काम नहीं होता। अच्छा। ये बड़ा मुश्किल काम है। पार्टियां जो हैं जिन जिन हल्कों पर नजर रख लेती हैं वो उनको छोड़ती नहीं है। अब जमात इस्लामी जो है वो 4 नशिस्तों की क्लेमेंट है अभी तक लाहौर में, और उसके उम्मीदवार हैं लियाकत बलोच साहब हैं, फरीद प्राचा साहब हैं, जो डॉक्टर भी है माशाल्लाह, PhD हो चुके हैं डॉक्टर। अच्छा, माशाल्लाह। और वो हमारे हाफिज सलमान भट्ट साहब हैं। अच्छा। और एक और साहब हैं मियां मकसूद साहब ने, क्या अमीरुल अजीम साहब। अब इनमें से जाहिर है कि 4 नशिस्तें तो जैसे भी मामला होगा वो 4 नशिस्तें तो नहीं देगा। अब देखना पड़ेगा कहां से भाई नशिस्तें मिलती हैं जमात इस्लामी को, कहां का मामला होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। जमात इस्लामी की भी अपनी एक ताकत। लेकिन जमात इस्लामी के पास इतना कुछ है कि वो किसी को दे सके? नहीं, जमात इस्लामी के पास वोट है,
अच्छा 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार वोट होंगे कई हलकों में, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अच्छा तो वो आपको उसको एक फर्क पड़ेगा उसका। और फिर उसके बाद ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हैसियत है, एक गुडविल भी है, और जमात इस्लामी जो है एक अम्ब्रेला भी तो देगी ना। हाँ हाँ ठीक है शम्स, अब वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हम कुछ अगली खबरों पर भी बात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आपके सवालात भी आज के प्रोग्राम में शामिल किए जा सके। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, आज हमारा बहुत सा वक्त तो हल्का जाती है और सियासत खैर इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो स्मगलशुदा गाड़ियों के हवाले, दरामदशुदा गाड़ियों के हवाले से। जरूर ये इस हुकूमत ने जाते जाते ये एक हुक्म जारी किया कि जो गाड़ियां यहाँ स्मगल शुदा आई हुई हैं, ऐसी गाड़ियां जिन पर टैक्स अदा नहीं किया गया, ड्यूटी अदा नहीं की गई, जो हमारे बॉर्डर अफगान बॉर्डर उससे आ जाती हैं यहाँ, अच्छा, उन पर इजाजत होगी टैक्स अदा करके, ड्यूटी अदा करके उनको लीगलाइज करने की। दुरुस्त, ठीक है। और उनकी डेप्रिसिएशन काउंट की जाएगी हर साल की, यानी कीमत कम होती चली जाएगी। अच्छा, और पुरानी गाड़ियां, अभी तो एक मुल्क में पुरानी गाड़ी दरामद नहीं हो सकती 3 साल से ज्यादा पुरानी। अच्छा, अब इन्होंने इजाजत दे दी 5 साल, 7 साल, 10 साल पुरानी गाड़ी भी है, अगर वो इन शराइत पे पूरी उतरती है तो उसको आप लीगलाइज करवा लें। बता क्या हुआ उसके बाद? पूरे बॉर्डर से, सरहदों से गाड़ियां जोक तर जोक पाकिस्तान पहुंचने लगी। अच्छा, हजारों की तादाद में गाड़ियां, छोटी बड़ी, दुबई से, अफगानिस्तान से, दूसरे इलाकों से, और वो क्लियर हो रही हैं। अच्छा, अब मुझे मालूम हुआ है कि ऐसी गाड़ियां जो अभी तक दुबई में खड़ी हैं, उनका चेसिस नंबर देके, इंजन नंबर देके, अच्छा, और 50,000 रुपए रिश्वत देके कस्टम में, अच्छा, वो वहां उनका कस्टम दे दिया जाता है, ठीक है, और वो टिकट ले लिए जा रहे हैं, बस ठीक है, कागजात मुकम्मल हो गए। अच्छा, अब वो गाड़ियां जो हैं आएंगी यहां, हाँ, जहाजों के जरिए से, और यहीं सज जाएंगी और कस्टम पे गाड़ियां बन जाएंगी। वो अच्छा, और अपनी इंडस्ट्री हमारी क्या बनेगा उसका? वो तबाह होगी। हाँ, और ये करप्शन का एक नया बाजार गर्म है। लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, अच्छा, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। और देखिए ये जो इस तरह की स्कीमें हैं, ये पुरानी गाड़ियों का ये बाजार हमने लगा दिया यहां, लंडा बाजार। और इस तरह की स्कीमें हैं जो टैक्स चोर हैं, जो कस्टम ड्यूटी अदा जिन्होंने नहीं की, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, और खजाना खाली है। तो हमारे जो टैक्स मुहतसिब हैं शुएब सडन साहब, जी, वो हमारी बात सुन रहे हो हाँ, तो जनाब इस पे फौरी कार्रवाई करें। मैं तो समझता हूं छापे मारने चाहिए, उन गाड़ियों को जब्त करना चाहिए। वैसे आमतौर पे सडल साहब सुन रहे होते हैं। जो गाड़ियां जी, वो वैसे सुनते हैं, जी, दूसरों की सुनते हैं। बिल्कुल, जो गाड़ियां पाकिस्तान में नहीं चल रही थी या कहीं ट्राइबल इलाके में नहीं थी, अब इंपोर्ट हो रही हैं या आ रही हैं, स्मगल हो रही हैं। इंपोर्ट क्या हो रही है और दुबई में है उनके ऊपर। तो ये कस्टम का जो महकमा है इसको काबू करे, इसको इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगाएं, इनके हाथ पकड़े। यार ये सुइयां हैं गाड़ियां, हाँ, सड़कों पे मैं भीड़ हैरान बढ़ती हूं। चली जा रही है। यानी ये गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं, इनके बाजार सजे हुए हैं, इनके गोदाम भरे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और पूछने वाला कोई नहीं है। और अब तो बुरी हुकूमत आ गई है, अब तो बुरी हुकूमत को खुदा खौफी करनी चाहिए। बिल्कुल, और फौरी तौर पर उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और कौमी खजाने को इस नुकसान अजीम से बचाया जाएगा, और हमारी जो गाड़ियों की सनत है उसको भी, हमारी सड़कों को भी, हमारा कचरा ये इकट्ठा कर दिया यहाँ, ये जुल्म जो है रोका जाए इसको। शामी साहब, जो आज हमारे पास वक्त बहुत ही कम है शामी साहब, लेकिन एक साहब ने लिखा है, ये है मोहम्मद शमसी साहब। इन्होंने कहा, शामी साहब आपने मियां नवाज शरीफ के बारे में बताया कि वो अनअवेयर थे कारगिल के हवाले से, तो ये किसकी इनकॉम्पिटेंस है? बतौर वजीर आजम उन्हें पता नहीं होना चाहिए? वजीर आजम के पास कुछ 10 आंखें थोड़ी होती हैं, चोरी नहीं हो जाती घर में, डाका नहीं पड़ जाता, इसी तरह डाका पड़ गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा एक सुनिए जी, हमारे जो ओरिया मकबूल जान है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 14 और 27 फरवरी जी, तक जो सिलेक्शन बोर्ड हुए हैं, जिसमें प्रमोशन हुई है,
डीएमजी ऑफिसर्स की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि वो उन सब अफसरों को जो उनको जल्दी जल्दी प्रमोट किया गया है उनका रिकॉर्ड मंगवाया जाए। अच्छा, देखा जाए कि उनकी खसूसियात क्या है, ठीक है, वो किस तरह कासा लेसी करते रहे हैं, हाँ, या नहीं करते रहे हैं, अच्छा, हुक्मरानों की चापलूसी करते रहे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो अफसर है बड़े बड़े जी, इनके एसेट्स का सुराग लगाया जाए, इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, ये जिनका लाइफस्टाइल क्या है, इनके पास क्या क्या कुछ है, ये इसकी भी तहकीकात की जाए और ये ताकि मालूम हो सके कि हमारे हुक्मरानों ने हमारी ब्यूरोक्रेसी को किस तरह रुस्वा कर दिया है और इसके सारे कवायद जवाबत खत्म करके और इनको जाती मुलाजम बना लिया है। बिल्कुल, जो दुम हलाता फिरता है, हाँ, उसको प्रमोट करते हैं, उतनी तेजी से तरक्की कर जाता जो खड़ा होता है सामने डटकर। ये उरिया मकबूल जान उन बहादुर अफसरों में से है जिन्होंने इनकार कर दिया था जहां अहकामात मानने से, पंजाब हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात, और इनको खुडे लाइन लगा दिया गया उसकी वजह से। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास ये दायर हो चुकी है। आप देखिए कि किस तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी को वो आजाद करते हैं। शामी साहब, वो जो अदलिया आजाद हो चुकी, मीडिया आजाद हो चुका, इलेक्शन कमीशन आजाद हो चुका, ब्यूरोक्रेसी को आजाद होना है और हमें उसे कराना है। शामी साहब, उस तरह का फॉर्म ना भरवा लें जिस तरह का कागजात नामजदगी, वो 9 सफ़े हर सियासतदान को भरना पड़ रहा है, सारी ब्यूरोक्रेसी को चाहिए। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगाना चाहिए इनके पीछे। ये मुमलकत को लूटने वाले ये डाकुओं से बदतर हैं। शामी साहब, साकिब साहब है आजाद कश्मीर से। जी, अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। वालेकुम सलाम। मैं शामी साहब से मेरा सवाल है कि ये नारा कहाँ तक दुरुस्त है कि एक जरदारी सब पे बारी। दूसरा सवाल ये है कि अब वो नारा बदल चुका है। वो कहते हैं अगली बारी फिर जरदारी। अब वो भारी तो जरदारी साहब से जब हमारे सामने भी पूछा था, बैठे हुए थे एडिटर चंद उनके पास, तो उन्होंने कानों को हाथ लगाया, उन्होंने कहा ना ये नारा नहीं लगाया जाए, खत्म। अच्छा, ये अल्लाह ताला की जात जो है वो सब पे भारी है। अगली बारी वाला ठीक है, अगली बारी वाला ठीक है। रहमतुल्लाह साहब है DI खान से। जनाब अली रहमतुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जी, मैं रहमतुल्लाह बोल रहा हूँ डेरा उस्मान खान से। हाँ जी। रिटायर्ड SDO PTCL हूँ जी। हाँ जी। मेहरबानी करें, कुछ 60,000 आप पेंशनर हैं, 2005 से ना स्केल मिले हैं, ना हमारी जो सालाना लगती है तनख्वाह बढ़ती है कि वही बढ़नी चाहिए भाई। पेंशनर्स की तरफ भी तवज्जो दें, इनके बच्चे इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, हुकूमत तो तवज्जो दे। जिन पेंशनर्स के बच्चे जवान हो चुके हैं वो अपने माँ बाप की खबर करें, उनकी भी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। अच्छा शाम साहब, ये हैं जी अदील, सरदार अदील साहब हैं सिंध से। अच्छा। सरदार अदील साहब कह रहे हैं कि शामी साहब, मेट्रो बस के ऊपर पंजाब का पूरा बजट लगा दिया गया है और अब उसकी बुनियाद पे PMLN इलेक्शन लड़ रही है। चलिए जनाब, PMLN जो है उसने अपना शौक पूरा कर लिया, आपने अपना पूरा कर लिया। आपने ना लगा के पूरा कर लिया जी। अब ये जो उनको कहें ऐसा काम वो भी कर लेते वहां सिंध वाले, ठीक है। अभी कुछ ना कुछ कोई मसला हल करते ट्रांसपोर्ट का, ये भी चंद अभी, यानी पूरी आबादी का मसला हल तो नहीं हुआ जी, लेकिन कुछ तो हुआ है ना। शामी साहब, एक ये है जी सोलंगी साहब हैं। हाँ। इन्होंने पूरा नाम, ये कहते हैं जी शामी साहब, पीपल्स मुस्लिम लीग बना दी है अरबाब गुलाम रहीम ने। हाँ। ये बताइए कि क्या ये इलेक्शन जीतेगी पार्टी? भाई इनके तो 2-3 सीटें होती हैं, 4। हाँ। वो इनकी सीटें हैं, वो जीत लेंगे। अच्छा। और वो पुरानी सीटें इनकी जीतते चले आ रहे हैं। उनके लिए ना पार्टी की जरूरत है, ना पार्टी की जरूरत है। पार्टी तो उन्होंने इसलिए बनाई कि उनके जो मुस्लिम लीग हम ख्याल है पंजाब वाले, वो अगवा हो गए थे। वो कह रहे मुस्लिम लीग और तो शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और बाप साहब ने सोचा अगर शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे तो वो किसी वक्त भी उनको खा जाएगा। अच्छा। इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी डफली अपना राग, अब अपनी पार्टी बना लो, अलायंस चाहे रखो, लेकिन ये है उन्होंने खुद भी कहा कि हमने मुश्किल वक्त के लिए कोई पार्टी किसी और के नाम से रजिस्टर कराई हुई थी। अच्छा। और वो हासिल कर ली, पीपल्स मुस्लिम लीग। पीपल्स मुस्लिम। अब ये साद हाशमी साहब आर्किटेक्ट हैं जी, PTI के, कहते हैं जनाब मैं PTI का एक्स जोन प्रेसिडेंट हूँ, A126 का। अच्छा। और इमरान खान का वहां बड़ा होल्ड है, हम वो इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा। और हमारी सीट है ये। चले जी, माशाल्लाह हाशमी साहब, अगर आपकी तरह नौजवान जो हैं नारे लगाने लग पड़े
तो इंतखाबी मुफाहमत किसी से भी नहीं होगी। माशाअल्लाह। शामी साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, तो आइंदा मुलाकात हम अपने नाजरीन से करेंगे पीर के रोज़, और उस वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।